खान ऑफ खान्स, अब्दुल रहीम खान खाना, एक सोल्जर, एक पोइट। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अब्दुल रहीम खान खाना में। ये वो जगह है जो 1598 में बनाई गई थी और कहा जाता है कि मुगल एरा की पहली वो जगह है जो किसी महिला के लिए बनाई गई थी। ये जगह निज़ामुद्दीन और हुमायूं टॉम के बीचों बीच मौजूद है। तो चलिए आज हम साकिब सलीम बताएंगे इस जगह के इतिहास के बारे में। तो लेकर चलते हैं आपको अब्दुल रहीम खान खाना में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन थे अब्दुल रहीम? अब्दुल रहीम खान खाना बादशाह अकबर के ज़माने में एक तरीके से, जैसे अब मिनिस्टर होते हैं, उनके मिनिस्टर, उनके सिपहसालार यानी कि उनके एक आर्मी ऑफिसर, उनके सलाहकार यानी कि उनके एडवाइज़र और इन सारी पोस्ट्स पर थे। बाद में जहांगीर के दौर में भी असल में अगर देखा जाए तो वो बैरम खान के लड़के थे, साहबजादे थे। बैरम खान वो इंसान हैं जिन लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि हुमायूं के बाद जिसने एक तरीके से मतलब अपब्रिंगिंग करी है बादशाह अकबर की, तो वो बैरम खान थे। बाद में उनका कत्ल हुआ गुजरात के प्रोविंस में, प्रोविंस जो गुजरात का होता था वहाँ पर उनका कत्ल हुआ और उसके बाद अब्दुल रहीम उनकी जगह आए एक तरीके से। फिर उन्हें अकबर ने ही उनकी अपब्रिंगिंग खुद करी और वो बहुत सारे डिफरेंट टाइज से, मतलब शादियों के टाइज से मुग़ल सल्तनत मतलब बादशाहों से जुड़े हुए थे। तो ये उनका रोल था, मतलब वो मनसबदार होते थे उस ज़माने में। उससे ही ये डिसाइड होता था कि आपकी पोजीशन क्या है। तो वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट ही थे। खाने खाना का मतलब यही है, जो वर्ड का भी मतलब है कि आप लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, खान ऑफ खान्स। हाँ, खान ऑफ खान्स, तो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स। तो ये उनके नाम का मतलब भी, उन्हें ये टाइटल दिया गया है। तो अब्दुल रहीम तो उनका नाम था। तो ये उनका एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। जैसे ये 1598 में बना था और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, महाबानो के लिए। तो ये कहा जाता है कि सबसे पहला मुगल एरा का अगर बोला जाए तो सबसे पहला टॉम है जो किसी महिला के लिए बनवाया गया था। हाँ, मतलब कम से कम जो सर्वाइविंग हैं, जिनके हमारे पास मतलब रेमिनेंट्स हैं, उसमें तो ये पक्का हम कह सकते हैं। और वैसे भी मुग़ल दौर की वो शुरुआत है। अगर आप खुद देखें तो शुरुआत क्या है, मुग़ल दौर की शुरुआत हिंदुस्तान में होती है लगभग हुमायूं की डेथ के साथ। तो हुमायूं का मकबरा पहली ही बिल्डिंग आपको माननी पड़ेगी। तो उसके बाद ये बहुत ही कम टाइम है, उसके अंदर ही आपने एक मतलब आप पहली ये जगह देख रहे हैं जो कि एक मतलब महिला के लिए बन रही है। और उसके बाद अगर आप इस पर गौर करें तो आप ये गौर करें कि बराबर में ही आपके हुमायूं का मकबरा भी मौजूद है। हुमायूं के मकबरे को आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ताजमहल काफ़ी हद तक उसकी कॉपी है। और हुमायूं का मकबरा और ये मकबरा लगभग एक जैसे दिखते हैं और दोनों ही पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत है इन पर, इन बिल्डिंग्स पर। एक तरीके से इंडिया के जो बिल्डिंग्स हैं जिन पर पर्शियन इन्फ्लुएंस है, ये उसकी शुरुआत है और इसी के तर्ज पर बाद में ताजमहल भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी हद तक हम ये मान सकते हैं कि ये एक तरीके से ताजमहल का प्रीडिसेसर है, यानी कि ताजमहल से पहले ये एक चीज़ बनी है जिसके तर्ज पर फिर ताजमहल बना हुआ हमें नज़र आएगा। तो ये और हुमायूं का मकबरा दोनों मिलाकर आपको ताजमहल नज़र आएगा। और मज़ेदार बात है, दोनों ही यमुना के पास हैं। तो जैसे हिंदुस्तानी कल्चर पे इनकी छाप मानी जाती है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी देखिए, असल में अब्दुल रहीम खान खाना, जैसा कि मैंने कहा, वो एक एडवाइज़र हैं। वो सिर्फ आर्मी मैन नहीं है, वो सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं है, मनसबदार जागीरदार नहीं है। उनकी एक और रोल ये भी है कि वो एक स्कॉलर हैं। 6 अलग अलग ज़बान उन्हें आती थी। उन्हें पोर्चुगीज़ आती थी, उन्हें टर्किश आती थी, उन्हें संस्कृत आती थी, उन्हें इंडिया की जो लैंग्वेज, जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली है, इसके भी वो मास्टर थे। पर्शियन उन्हें आती ही थी, अरेबिक उन्हें आती थी। तो कुल मिला के वो एक बहुत ही मतलब काबिल इंसान थे और पढ़े लिखे इंसान थे। तो जब हम बात करते हैं, आपने हमेशा सुना होगा, हम बात करते हैं कि अकबर हिंदुस्तान के सिंक्रेटिक कल्चर की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और बाकी तरह की जो सिविलाइजेशंस हैं वो मिक्स हो रही हैं। तो उसकी जो नींव है वो कहीं ना कहीं अब्दुल रहीम ने ही रखी है। जैसा कि जब हम स्कूल जाते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है, तो वहाँ रहीम के दोहे अलग से चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग क्लास में होते हैं, 9th में, 10th में, 8th में। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, मशहूर दोहे हैं इनके।
भगवान श्री कृष्ण की शान में भी इनके दोहे बहुत कॉमन हैं, ब्रज भाषा में इनके दोहे हैं, खड़ी बोली में इनकी चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके अलावा बाबरनामा, हिंदुस्तान में जो ज़बान उस वक्त थी वो फ़ारसी थी, तो फ़ारसी में नहीं था, तो उन्होंने ही उसे, जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो बाबर की थी, उससे फ़ारसी में ट्रांसलेट किया था, और आगे चलकर जो आज हम ओरिजिनल बाबरनामा देख रहे हैं वो वही है जो इनका ट्रांसलेशन था। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो रामायण, महाभारत, बाकी सबको फ़ारसी या फिर वैसी लैंग्वेजेस तक पहुंचाने के लिए उस पर पेंटिंग्स के जो जैसे प्रोजेक्ट शुरू कराए, वो सब इन्हीं के दौर में और इन्हीं की देख रेख में शुरू हुआ है। तो अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने करी। उसके अलावा जो आप इरिगेशन सिस्टम जो बाद में जो कई सौ साल तक चला, वो सब भी कहीं ना कहीं इन्होंने ही शुरू करा है। यहाँ पर भी कहा जाता है कि यहाँ पर ऊपर तक पानी लाने के लिए एक सिस्टम था। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब, क्योंकि हिंदुस्तानी कल्चर आज के टाइम में उन्हीं से पहचाना जाता है। आप बात करते हैं ब्रजभाषा की, दोहों की, आप बात करते हैं किस तरीके से कोई मुस्लिम श्री कृष्ण की पोएट्री कर सकता है, तो वो सब कुछ रहीम से शुरू होता है। और रहीम से मतलब अब्दुल रहीम खाने खाना पूरा नाम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं रहीम के दोहे। तो रहीम एक बहुत ही, जिसे कहते हैं एक तरीके से हमारा एक ऐसा इंसान है जिससे कि एक हिंदुस्तान की पहचान होती है, जो हिंदुस्तान अगले 400-500 साल बना है, या फिर जो नहीं बन पाया और हमारा ख्वाब है, वो दोनों ही चीज़ें रहीम ही हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना ही वो चीज़ है, तो कल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि ये निज़ामुद्दीन दरगाह और हुमायूं टॉम के बीचों बीच है, मतलब एक अच्छी लोकेशन पे है दिल्ली की। जी। पर अगर आप देखें यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है, और या तो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, अगर पता है तो वो कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है, बल्कि अभी तो इसका रेनोवेशन भी हुआ है। कुछ साल पहले तक तो यहाँ की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। रिसेंटली इसका रेनोवेशन हुआ है, सरकार ने एक एनजीओ की मदद से कोलैबोरेशन के तहत इसका रेनोवेशन किया है। ये सिर्फ यहाँ की हालत नहीं है। निज़ामुद्दीन का ये जो इलाका है, ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट मानी जाती है। यहाँ पर दुनिया में सब कहा जाता है कि जो डेंसिटी वाइज सबसे ज़्यादा मकाबिर यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देखेंगे भी कि यहाँ पर क्या है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन लोगों को पता ज़्यादा कुछ नहीं है, या फिर लोग आते भी हैं तो हुमायूं का मकबरा आते हैं, सुंदर नर्सरी आते हैं, या फिर निज़ामुद्दीन दरगाह चले जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो यहाँ की चीज़ें हैं अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, और लोग वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, ना ही उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जिन जगह पर जा भी रहे हैं, शायद उसका एक असर ये है कि वहाँ पर इंस्टाग्राम की रील्स बनती हैं आजकल, तो लोग सुंदर नर्सरी और हुमायूं टॉम चले जाते हैं। सर, जैसे अभी हमने रेनोवेशन की बात की और यहाँ हम पूरा देख रहे हैं, बहुत अच्छे से साफ सुथरी जगह है, तो आप इसके थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में बताइए। आर्किटेक्चर की जहाँ तक बात की जाती है, जैसा कि मैं मतलब यहाँ पर आपको साफ दिख भी रहा है, ये जगह मतलब पर्शियन आर्किटेक्चर की शुरुआत है हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि हुमायूं के बाद से मुग़ल बादशाहों पर पर्शिया का यानी कि ईरान का थोड़ा इन्फ्लुएंस शुरू हो चुका था। तो इस जगह पर आप देखें बहुत ही क्लियर जो इसके जो आपको मेहराब हैं, जो इसकी इंस्क्रिप्शंस हैं, वो पर्शियन स्टाइल लेती हुई नज़र आएंगी। रेड सैंडस्टोन बिल्डिंग है, इसका में जो उसका इस्तेमाल है वो है। और रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग की एक तरीके से मुग़लों के लिए तो ये शुरुआत की ही चीज़ है ओवरऑल ही, तो ये शुरुआत है। और मज़ेदार चीज़ ये है, अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि 17th सेंचुरी में इसका एक तरीके से प्लंडर हुआ है। तो इसकी जो ख़राब हालत हुई वो इस वजह से हुई क्योंकि इसके पत्थर उखाड़ लिए गए थे, और वो सफदरजंग जो आपको मकबरा दिखाई देता है उसको बनाने में इस्तेमाल कुछ हुए हैं, तो जो कि एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। तो जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, मतलब बहुत सी बिल्डिंग्स को उस दौर में, मतलब ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि डाउनफॉल है मुग़ल एम्पायर का, तो उस टाइम पर यही शुरुआत है और यही पत्थर उसकी एंड भी हैं। तो ये तो एक चीज़ है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो अब हमें नहीं दिखाई दे रही हैं आर्किटेक्चर के तौर पर। जैसे कि यहाँ पर ये आपको इरिगेशन सिस्टम था, तो यहाँ पर पानी ऊपर तक आता था, एंड दिस वाज सम काइंड ऑफ गुड आर्किटेक्चर के आपका, क्योंकि यमुना यहाँ से काफ़ी नीचे है, वहाँ से यहाँ तक पानी उठाना और उस पानी से यहाँ पर फाउंटेन्स यानी कि फव्वारे चलना, तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि
मतलब काफ़ी हद तक, जो कि बाद में अगर आप देखें तो मार्क है मुग़ल आर्किटेक्चर का। हर जगह आप ऐसे फाउंटेन्स उनके देखेंगे, आप कहीं भी चले जाइए, आप लाल किला जाइए दिल्ली का, आप लाल किला जाइए, आप आगरा जाइए, आप हर जगह जाइए, उनकी बिल्डिंग्स में ये वाला जो सिस्टम है वो उसके बाद लगातार दिखाई देगा। और जो पर्शियन आर्किटेक्चर जिस चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया गया है, वही बाद में उसका एक और भी बेहतर नमूना आपको आगरा में ताजमहल में दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो थोड़ी बारीक चीज़ें हैं, अगर आप इसे पास से देखते हैं, समझते हैं, तब आप इसे समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से इसकी जो मेहराब हैं वो मतलब उनका एक यूज़ होता है, तो वो क्यों ऐसी हैं, और फिर वो किस तरीके से ताजमहल में भी रेप्लिकेट होती हुई नज़र आती हैं। तो जैसे हम देखते हैं अब्दुल रहीम इतना बड़ा नाम है, जिनके दोहे कितने मशहूर हैं, पर अगर इस जगह की बात करें तो इतनी मेन जगह पे होकर भी इतना मशहूर क्यों नहीं है? ये फिर इसे प्रमोट नहीं करा गया? जी देखिए, एक तो ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर अपनी हेरिटेज बिल्डिंग्स को लेकर एक काफ़ी उदासीनता है, मतलब ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम उसी तरफ ये देखें कि ये इतनी सेंट्रल लोकेशन पर है, पास में हुमायूंस टॉम्ब है, जिसमें कि बस भीड़ आप देखते हैं कितनी भीड़ रहती है, और सामने इधर सड़क के इस पार आपको निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वहाँ पर भी भीड़ रहती है। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ऐसा होता है कई बार तो के अंदर कोई भी नहीं होता है, वरना एक आदमी दो आदमी, इससे ज़्यादा लोग यहाँ नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी अजीब सी बात है कि काफ़ी इतना खाली क्यों है ये जगह, जबकि अगर देखा जाए तो हुमायूं की लिखी हुई चीज़ें तो कोई नहीं पढ़ रहा है, यहाँ तक कि निज़ामुद्दीन औलिया की चीज़ें भी लोगों की टेक्स्ट बुक में नहीं। लेकिन रहीम एक ऐसे इंसान हैं जिनकी लिखी हुई चीज़ें कम से कम नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर हिंदी पढ़ी जाती है वहाँ पर टेक्स्ट बुक का पार्ट है, और मतलब कई क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं। उसके बावजूद लोगों को ये नहीं पता होता है कि, बल्कि मैंने कई लोगों के साथ ऐसे बात की है कि अगर मैंने कभी कहा कि ये अब्दुल रहीम खाना है, लोग कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर जब थोड़ी सी और बात होती है, और बात ये होती है अब्दुल रहीम खाना ही वो इंसान है जिसके जो रहीम है दोहे वाला, एंड वो कहते हैं ये वही रहीम है। तो मतलब सबसे पहली बात ये है कि लोगों में शायद ये अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि रहीम के दोहे एक ऐसे इंसान के हैं जो कि मुग़ल सल्तनत का एक बड़ा नाम था, एक मिनिस्टर था और एडवाइज़र था, और वही इंसान बाद में उस इंसान का एक मकबरा है, उसकी वाइफ का एक मकबरा है जो कि यहाँ पर मौजूद है, जिसको कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने संरक्षण में लिया हुआ है, और वहाँ पर एक टिकट है जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ये अवेयरनेस, ये सोशल कैंपेन की ज़रूरत है। आई थिंक ये सोशल कैंपेन जब तक नहीं होगी तो लोगों को यहाँ पर आने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि ये इंसान कितने ज़रूरी हैं। और जैसा कि मैंने एक और जगह भी कहा कि ये हिंदुस्तानी कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब हिंदुस्तानी कल्चर के लिए असल में पूरा इलाका बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया बराबर में हैं आपके, और उन्हीं के बराबर में अमीर खुसरो आराम फरमा हैं। अगर आप इन सब लोगों पे ध्यान दीजिए तो यही वो लोग हैं जिनसे कि आपका हिंदुस्तान आज तक डिफ़ाइन हुआ है या होना भी चाहता है, जो कि हमारा आइडियल है कि हम खुसरो को अपने सामने रखते हैं, या फिर हम रहीम को अपने सामने रखते हैं, या निज़ामुद्दीन औलिया को अपने सामने रखते हैं। और यही वजह है कि ज़्यादातर मुग़ल बादशाह भी या बाद में भी लोग इस इलाके में दफन होना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि निज़ामुद्दीन औलिया से उनकी क़ुर्बत बनी रहे। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि ये जगह, एक तो अगर आप निज़ामुद्दीन की गलियों में निकल जाएं तो गंदगी बहुत है, कोई आना नहीं चाहता है, भीड़ भाड़ बहुत है। लेकिन ये जगह फिर भी, अगर हम इस मकबरे की बात करें तो ये जगह तो काफ़ी मतलब इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ तक नहीं आ रहे हैं। आई थिंक एक सोशल मीडिया कैंपेन की ज़रूरत है। जैसे सर हमने यहाँ के देखा तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो अब्दुल रहीम के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी होनी ज़रूरी हैं, जिससे हमें पता चले किसके बारे में है, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि लोग सिर्फ रहीम के दोहे के नाम से उन्हें जानते हैं। जी जी हाँ, यही बात है। सिर्फ यहीं पर नहीं, यहाँ आने से पहले ही उन्हें पता चल जाना चाहिए। बाहर कुछ हो, थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत है, नीचे कुछ आप देखें कुछ पत्थरों पर लिखे हुए हैं दोहे, तो ये अंदाज़ा होता है, लेकिन उसमें भी ये क्लैरिटी नहीं है। मतलब सिर्फ एक बाहर का जो एक पत्थर है उस पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये क्लैरिटी अच्छे से होना कि हाउ इम्पॉर्टेंट द पर्सन वॉज, मतलब हाउ इम्पॉर्टेंट ही वॉज। भाई आप मकबरे के साइज से आपको समझ में आ रहा है कि जो इंसान हुमायूं के मकबरे के बराबर मकबरा ले जाए तो ही मस्ट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उसके बाद वो आदमी किस तरीके से इंडिया के कल्चर को
जो मतलब मुगल, तब तक तो मुगल बाहर से ही आए थे अगर आप देखें तो, लेकिन बाद के मुगल हिंदुस्तान में भले ही पैदा हुए हैं। तो उस चीज के तौर पर अगर हम देखें तो मुगलों के साथ एक तरीके से जो इंडिया का कनेक्शन है वो रहीम से शुरू होता है, और आई थिंक ये बताना भी जरूरी है, और इसलिए इस जगह का प्रमोट होना बहुत जरूरी है। जगह प्रमोट होगी तो इंसान की बातें, कहानियां, किस्से, राइटिंग सब कुछ प्रमोट होगा। आज हम आपको लेके आए थे अब्दुल रहीम खाने खाना में, जहाँ पे साकिब सलीम ने हमें इससे जुड़े इतिहास के बारे में बताया। ऐसी और वीडियोस के लिए हर हफ्ते देखते रहिए आवाज़ वॉइस।